हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज जरीवाला एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे, जहां पे मैं आपके लिए करता हूं एनसीईआरटी से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन, विथ ईच एग्जाम्पल, विथ ईच एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो आपको काम में आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, नीट एग्जाम में और जेईई एग्जाम में, क्योंकि कंसेप्ट सर्वोपरि है। साथ में हर एक लेक्चर के बाद आपको उस लेक्चर के नोट्स प्रोवाइड करे जाते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया है, जहां से आप पूरे साल कभी भी कहीं भी नोट्स को एक्सेस कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। बच्चा चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में लिखिए कि आप ये वीडियो किस सिटी में से देख रहे हो, ताकि यार हमारे जैसे छोटे छोटे क्रिएटर को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ यार हमारे वीडियो भी कोई देख रहा है, हम भी ये जो टाइम दे रहे हैं इतना, उसका किसी बच्चे को फायदा हो रहा है। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ने की बारी आ चुकी है। क्लास 12 केमिस्ट्री में 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, बहुत डिटेल में सॉल्यूशन भी हो चुका है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी हो चुका है। दोनों के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अब बारी है इस केमिस्ट्री का सबसे प्यारा, सबसे मस्त चैप्टर पढ़ने का, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। बिलीव मी, केमिस्ट्री के 10 चैप्टर में से सबसे इजी और सबसे प्यारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। 2-3 कंसेप्ट, 2-3 डेरिवेशन और बाकी न्यूमेरिकल्स, बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स। ओके, चलिए बच्चा ज्यादा बातें ना करते हुए अब शुरू करते हैं कंटेंट को। तो बेटा अगर आपको मान लीजिए कोई रिएजेंट दिए हुए हैं, कोई भी रिएजेंट अगर आपको दिए हुए हैं, तो पहले आपको यह चेक करना पड़ता है कि इनके बीच में रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये आपको बता देगा थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स ने अपने सेकंड लॉ में ऐसा कहा था कि सारे अपने आप होने वाले रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव होता है। तो बेटा अगर वो रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है, मतलब रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। रिएक्शन कैसा होगा, फिजिबल होगा। चलो रिएक्शन हो रहा है तो प्रोडक्ट कितने मिलेंगे वो आपको बता देगा इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आपको पता चल जाता है कि इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट कितने हैं, रिएजेंट कितने हैं। तो रिएक्शन कितने एक्सटेंट में होना है, मतलब कितने प्रोडक्ट बनने हैं, वो कौन बता देगा आपको, इक्विलिब्रियम। तो बेटा एक्सटेंट आपको कौन बता देगा, केमिकल इक्विलिब्रियम। बट वो रिएक्शन का स्पीड क्या है, रिएक्शन को होने में टाइम कितना लगेगा, ये सारे आंसर ना थर्मोडायनेमिक्स के पास है ना इक्विलिब्रियम के पास है। तो एक अलग से ब्रांच है केमिस्ट्री का, जिसमें आप रिएक्शन के स्पीड को पढ़ते हो और पढ़ते हो रिएक्शन में कितना टाइम लगना है, और आप पढ़ते हो रिएक्शन किस स्टेप से हो रहा है, जिसको मैकेनिज्म कहा जाता है। तो ये काम है केमिकल काइनेटिक्स का। काइनेसिस, काइनेसिस वर्ड का मतलब होता है मूवमेंट, राइट। तो बेटा केमिकल काइनेटिक्स में आपको 2 चीजें सीखनी है। एक सीखना है रिएक्शन का रेट, रेट मतलब रिएक्शन का स्पीड क्या है, और दूसरा आपको सीखना है रिएक्शन का मैकेनिज्म, मतलब रिएक्शन कौन से स्टेप से हो रहा है। ठीक है, चलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड काइनेसिस बच्चा, मूवमेंट। ठीक है, अब अगर आप एक बात समझो ना, तो जब आप ग्रेफाइट और डायमंड की बात करते हो, दोनों ही कार्बन ही है, दोनों में कार्बन के सिवाय कुछ नहीं होता है। वैसे भी हर एक इंसान भी एक जैसा ही होता है ना, बट इंसान को एक दूसरे से अलग कौन बनाता है, उसके विचार, उसके स्ट्रक्चर्स, अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स, जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग बनाता है ना। तो अगर आप डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को अगर डेल्टा जी चेक करोगे, कौन सा बेटा मैं बात कर रहा हूं, डायमंड से ग्रेफाइट, इस रिएक्शन का जब आप बेटा डेल्टा जी चेक करते हो ना, तो नेगेटिव आता है। इसका मतलब ये रिएक्शन अपने आप होगा, मतलब डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अमिताभ बच्चन बार बार एड में आके कहता है हीरा है सदा के लिए, हीरा है सदा के लिए, हाय क्यों भाई साहब। तो बेटा ये रिएक्शन भले स्पॉन्टेनियस है, डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है, बट ये रिएक्शन इतना स्लो है, इतना स्लो है, इतना स्लो है कि प्रैक्टिकली आपको वो चेंज दिखता ही नहीं है। मतलब डायमंड इज फॉरएवर, हीरा है सदा के लिए, हाय। चल आगे बढ़ते हैं बच्चा। ओके नाउ चलो पहला पॉइंट समझते हैं, केमिकल रिएक्शन का रेट क्या है, केमिकल रिएक्शन का स्पीड का मतलब क्या है। तो बेटा देखो बहुत सिंपल सा मतलब है कि अगर आपको एक रिएक्शन दिया है R से P, तो इस रिएक्शन का रेट, इसका सिंबल है R,
इसका मतलब होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, चेंज को हम लिखेंगे डेल्टा। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट पर टाइम, या प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो तो रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम। दिस इज सिंपली कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। बोलो, इसको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। क्योंकि देखो, जब रिएक्शन होगा ना तो रिएजेंट डिक्रीज होगा, मतलब उसका जो चेंज है ना वो नेगेटिव आएगा। ये डेल्टा आर कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा ना, आएगा कि नहीं? नेगेटिव, ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। तो इस नेगेटिव को काउंटर करने के लिए हम आगे कौन नेगेटिव साइन रखेंगे, ताकि ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाए। अपने को रेट प्लस में चाहिए होता है। और टाइम के साथ प्रोडक्ट क्या होता है बच्चा? बढ़ता है ऑब्वियसली। तो प्रोडक्ट तो बढ़ता है, मतलब ये डेल्टा पी तो पॉजिटिव ही होगा, तो प्रोडक्ट में आपको माइनस साइन लगाने का काम नहीं है। तो इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, मतलब आर माइनस आर ओ डिवाइड बाई डेल्टा टी। और अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है बच्चा आपको तो P माइनस पी ओ डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो इससे बेटा कहते हैं सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन है बेटा, स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। तो बेटा शॉर्ट में कहे तो रेट क्या है बच्चा? रेट है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। क्या है ये भाई साहब? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। रिएजेंट है तो डिक्रीज होगा, राइट। रिएक्टेंट क्या होता है? डिक्रीज होता है। और अगर वहीं पे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट क्या होता है बच्चा? इंक्रीज होता है। एज सिंपल एज दैट। अब अगर आप इसके ग्राफ बनाओ बच्चा, सुनना ध्यान से, अगर आप इसके ग्राफ बनाते हो, सपोज अब मैंने ग्राफ बनाया रिएजेंट कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है रिएजेंट समय के साथ डिक्रीज होने वाला है। सपोज स्टार्टिंग में हमने इतना रिएजेंट लिया था R0, अब ये समय के साथ ऐसे डिक्रीज हो रहा है सपोज। सो अगर मुझे बच्चा एवरेज रेट चाहिए, सपोज मुझे T1 टाइम से लेके T2 टाइम के बीच का एवरेज रेट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा बेटा? T1 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर लूंगा। लेट्स से ये वैल्यू है R1। मैं T2 टाइम के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करूंगा, लेट्स से दिस वैल्यू इज R2, राइट। तो सिंपली बच्चा आपका एवरेज रेट क्या हो जाएगा? एवरेज रेट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। को कहाँ ब्रैकेट लगा दिया? ये ब्रैकेट इंडिकेट करता है मोलारिटी, कॉन्सेंट्रेशन, राइट। और क्योंकि रिएजेंट का ग्राफ है, क्या लगना है बेटा? आगे नेगेटिव लगना है। आ रही है बात समझ में? ये बहुत बेसिक चीज़ें है, समझना जरूरी है, फिर अपने एडवांस की तरफ जाएंगे धीरे धीरे, है ना। चलो, सो हियर ओके, कितना रिएजेंट कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ बच्चा? तो T1 टाइम पे कितना वैल्यू था? R1 था। और T2 टाइम पे वैल्यू कितना हो गया? घट के R2 हो गया। तो चेंज क्या हुआ बच्चा? चेंज हुआ आपका R2 माइनस R1। कितने टाइम में हुआ बच्चा? ये T2 माइनस T1। तो ये मिल गया आपको ग्राफ से एवरेज रेट। बट अगर बेटा आपको ग्राफ से इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए, क्या चाहिए? इंस्टेंटेनियस रेट। मतलब मुझे अगर ऐसा पूछा है कि एग्जैक्टली इस टाइम के ऊपर रेट क्या है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर रेट अगर मांगा है, तो क्या करेंगे बेटा? यहां से ग्राफ के ऊपर पॉइंट लाएंगे और इसका टेंजेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उसका टेंजेंट बनाएंगे। और ये टेंजेंट का जो स्लोप होगा ना यार, का इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट टू R वर्सेस T ग्राफ। क्योंकि ये स्लोप आपका नीचे की तरफ उतर रहा है बच्चा, देखो स्लोप नीचे उतर रहा है, नेगेटिव है, तो आगे क्या लगाना पड़ेगा आपको? माइनस लगाना पड़ेगा। तो जब आप किसी भी ग्राफ का स्लोप लेते हो ना, तो ये हो जाता है आपका बच्चा डिफरेंशिएशन। क्या हो जाता है? ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा R विथ रिस्पेक्ट टू T। तो ये क्या मिला बच्चा आपको? इंस्टेंटेनियस रेट मिला माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T। तो ऐसा आप फिजिक्स में भी करते थे ना, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जब भी कुछ इंस्टेंटेनियस चाहिए तो क्या हो जाता है? उसका डेरिवेशन हो जाता है, राइट। तो एवरेज रेट क्या है बच्चा? एवरेज रेट है चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम। रिएक्टेंट है तो नेगेटिव लगेगा। इंस्टेंटेनियस में क्या करना है आपको? डिफरेंशिएट कर देना है R को विद रिस्पेक्ट टू T। अब अगर यही ग्राफ बच्चा प्रोडक्ट का है, तो प्रोडक्ट का ग्राफ ऐसे ऊपर बढ़ेगा, एज सिंपल एज दैट।
राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो हमने क्या सीखा अभी तक? हमने सीखा थर्मोडायनेमिक्स बताता है रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, रिएक्शन होगा तो इक्विलिब्रियम बताता है, प्रोडक्ट कितना मिलेगा, रिएक्शन का स्पीड, रिएक्शन के स्टेप, ये सब कौन बताएगा? केमिकल काइनेटिक्स बताएगा। रिएक्शन के स्पीड या रेट का मतलब है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, राइट। अगर रिएजेंट है तो माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, प्रोडक्ट है तो प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो ये हो गया बेटा सिंपल सा मतलब आपके रेट ऑफ रिएक्शन का। चलो मैं आपको ले जाता हूं आगे। बेटा आपको ये समझना है कि रेट ऑफ रिएक्शन और स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स, मतलब किसी भी बैलेंस रिएक्शन में आगे ये जो होता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इधर आगे 5 है, 1 है, 6 है, राइट। तो इन सब चीज़ों का इसके साथ क्या मतलब है, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है बच्चा, अगर मुझे इस रिएक्शन का रेट लिखना है, अगर मुझे पहले रिएक्शन का रेट लिखना है तो मैं किसी भी एक रिएजेंट या प्रोडक्ट को यूज करके रेट लिख सकता हूं। अगर मैं रेट मर्क्यूरी के फॉर्म में लिखना चाहता हूं बेटा, तो मैं क्या लिखूंगा? डी बाई डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मर्क्यूरी, राइट। अब मर्क्यूरी रिएजेंट है तो आगे क्या लगेगा? माइनस। अगर मुझे क्लोरीन के फॉर्म में रेट लिखना है तो मैं लिखूंगा रेट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ क्लोरीन, ये भी रिएजेंट है तो आगे नेगेटिव लगेगा। अगर मुझे HgCl2 के फॉर्म में रेट लिखना है तो मैं लिखूंगा रेट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ HgCl2, क्योंकि ये प्रोडक्ट है आगे क्या आएगा? प्लस आएगा, प्रोडक्ट में प्लस आता है। तो आप किसी भी एक रिएजेंट या प्रोडक्ट की मदद से रेट बना सकते हो। अब देखो बेटा यहां पर आगे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, इफ यू सी केयरफुली, यहां पे देखो इसके आगे 2 लगा हुआ है, ये मुझे लिखने देगा नहीं, एनीवे चलो कोई नहीं। इसके आगे क्या लगा है बच्चा? 2 लगा हुआ है, देखो HI के आगे, लिखने देना, ठीक है। पीपीटी एंड हो जाती है ना, इसलिए यहाँ पे कोई नहीं, मैं यहाँ से पूरा बनाता हूँ ऐसे। अब देखो HI के आगे बच्चा 2 लगा हुआ है, तो ये 2 कहाँ रखना है अपना रेट के इक्वेशन में? तो बेटा रेट क्या लिखेंगे हम लिखेंगे रेट, अगर मुझे HI के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? डी बाई डी टी ऑफ HI। अब HI रिएजेंट है तो नेगेटिव, और HI का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बच्चा 2 है, तो यहां पे इसके आगे क्या लगाना है आपको? 1/2 लगाना है। मतलब जो भी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको क्या करना है आपको? नीचे डिवाइड कर देना है। अब अगर मुझे रेट हाइड्रोजन के फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगा रेट इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ हाइड्रोजन, रेट इक्वल टू व्हाट? डी बाई डी टी ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन प्रोडक्ट है, क्या रहेगा? प्लस, और उसका कोफिशिएंट 1 ही है, तो इसके आगे क्या रहेगा बेटा? 1/1, ना लिखो तो भी चलेगा। अगर आयोडीन के फॉर्म में लिखना है तो रेट इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आयोडीन, क्योंकि प्रोडक्ट है प्लस, कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो यहां पे क्या रहना है आगे? 1/1। समझ आ रही है बात आपको? क्लियर हो रहा है सबको? ओके चलो, सिमिलरली यहां पे लिखना है बेटा अगर रेट मुझे, तो अगर मुझे रेट बी आर माइनस के फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगा डी बाई डी टी ऑफ बी आर माइनस, कोफिशिएंट है 5, तो नीचे क्या आएगा? 1/5, रिएजेंट है तो माइनस। अगर यही रेट BrO3 के लिए लिखना है तो रेट इक्वल टू बच्चा डी बाई डी टी ऑफ BrO3 माइनस, कोफिशिएंट आगे 1 है, क्योंकि रिएजेंट है तो नेगेटिव रहेगा 1/1। H प्लस के फॉर्म में लिखना है तो डी बाई डी टी ऑफ H प्लस, क्योंकि रिएजेंट है तो माइनस एंड कोफिशिएंट है 6, तो नीचे क्या जाएगा? 1/6, ये आगे आ गया माइनस। अगर Br2 के फॉर्म में लिखना है रेट तो डी बाई डी टी ऑफ Br2, आगे क्योंकि 3 है क्या डिवाइड हो जाएगा? 1/3, एंड प्रोडक्ट है तो प्लस रहेगा। अगर वाटर के फॉर्म में लिखना है तो डी बाई डी टी ऑफ वाटर, क्योंकि आगे 3 है तो क्या रहेगा? 1/3, प्रोडक्ट है तो क्या रहना है? प्लस। तो इस तरह से बेटा आप सिंपली इक्वेशन को, स्टोक्योमेट्री को रेट के साथ रिलेट कर सकते हो। अब देखो मैं आपको रिवर्स क्वेश्चन बताता हूँ, देखते आप बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो उसका आंसर। तो बेटा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि डी बाई डी टी ऑफ ए, डी बाई डी टी ऑफ बी, मुझे बनाना दो क्वेश्चन है पहले, डी बाई डी टी ऑफ सी, यहाँ पर है माइनस, ये है
1.5 सेट हो जाएगा, ये 1.5 करेंगे तो बच्चा, ठीक है, हो जाएगा। 1.5 है, यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर है सपोज 1/2। तो ऐसा मुझे रेट का इक्वेशन दे दिया है, मुझे इसका ना केमिकल इक्वेशन बताना है क्या होगा, इसका केमिकल इक्वेशन हमें बताना है क्या होगा। तो देखो बेटा बहुत सिंपल है, ये दोनों में आगे माइनस है मतलब ये दोनों रिएजेंट है, A प्लस बी, सी के आगे प्लस है मतलब ये क्या है, प्रोडक्ट है आपका। अब देखो इसके नीचे 1.5 है मतलब स्टोइकियोमेट्री में A कितना होगा, 1.5। इसके नीचे कुछ भी नहीं है मतलब स्टोइकियोमेट्री में B कितना होगा, 1। इस C के नीचे 2 है मतलब स्टोइकियोमेट्री में C कितना होगा, 2। समझे कि नहीं? तो अब ये 1.5 है, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका इक्वेशन होगा बच्चा 3A प्लस 2B गिव्स यू 4C। दिस इज द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रेट इक्वेशन। अगर ये रेट है तो केमिकल इक्वेशन ये होगा उसका। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप सिंपली इसको रिलेट कर सकते हो विदाउट एनी डिफिकल्टी। आगे चाहे बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल। अब एग्जांपल नंबर 3.1 एकदम फालतू सा एग्जांपल है, बड़ा सा टेबल दिया हुआ है, वो कोई काम का एग्जांपल नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल। क्या कहा है देखिए बेटा इसमें। तो ऐसा कहा है, डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially the concentration of N2O5 is 2.33 mole per liter and after 184 minutes the concentration is reduced to 2.08 mole per liter. The reaction take place according to this equation. तो हमारे लिए ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। Calculate the average rate of this reaction in terms of hours, minute and seconds. What is the rate of production of NO2 during this period? NO2 के प्रोडक्शन का रेट भी क्या होगा बताना है आपको। तो आपने बेटा किसके कॉन्सेंट्रेशन को मॉनिटर किया है, आपने N2O5 के कॉन्सेंट्रेशन को मॉनिटर किया। और हुआ क्या बेटा, रिएक्शन में N2O5 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पहले था 2.33 मोल पर लीटर और उससे घट के वो कितना हो गया 2.08 मोल पर लीटर। कितने टाइम में हुआ बच्चा, ये 184 मिनट में। तो ये आपको डेटा दिया है। चलो अब इस रिएक्शन का एवरेज रेट लिखते हैं। तो बच्चा एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन आर एवरेज वुड बी इक्वल टू, चलो एवरेज रेट अगर मुझे N2O5 से लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा बच्चा, d/dt ऑफ N2O5 विद व्हाट साइन, नेगेटिव साइन, क्योंकि रिएजेंट है, कोएफिशिएंट है 2 तो क्या डिवाइड हो जाएगा नीचे 2। क्योंकि बच्चा आप एवरेज रेट लिख रहे हो ना तो आप डी की जगह पर डेल्टा डालो। ऐसे डी रखोगे तो भी कोई मार्क नहीं कटेंगे आपके, बट ठीक है डेल्टा डाल दो इसके नीचे। तो मैंने क्या करा, सिंपली एवरेज रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइड बाई टाइम, उसका कोएफिशिएंट 2 है तो अब मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। चलो कितना आ जाएगा, आर एवरेज वुड बी इक्वल टू, ओके हम व्हाट इज द चेंज इन N2O5, 2.33 से 2.08 तो चेंज हो गया 2.08 माइनस 2.33 फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम कितना है बच्चा, 184 मिनट में है अभी टाइम। ठीक है बच्चा, तो ये वैल्यू आ गया आपका, बता देते हैं आपको, इट इज 2.08 माइनस 2.33 डिवाइड बाय 184। तो ये आंसर आ गया बच्चा आपका पॉइंट, डिवाइड बाय 2 भी करना है ना अभी, तो डिवाइड बाय 2। एक मिनट, इतना ये कैलसी पूरा मरा हुआ है, कितना वैल्यू ऊपर 2.08 माइनस 2.33 डिवाइड बाई 184 डिवाइड बाई 2, ये आ रहा है 0.000679, 0.000679 यूनिट क्या होगा बेटा, तो ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर लीटर में और नीचे टाइम किस में लिया है आपने, मिनट में, तो ये हो जाएगा मिनट नीचे आ जाएगा, मिनट नीचे है ना। तो ये वैल्यू हुआ बेटा आपका अप्रॉक्स। अगर आप लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट दिस 6.8 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर पर मिनट। तो ये आया बेटा आपका पहले एग्जाम्पल का एवरेज रेट। अब बच्चा सुनो ध्यान से, अगर आपको चाहिए आंसर इन आवर, ठीक है, तो आप ये 184 मिनट को आवर में रख दो, 184 डिवाइड बाई 60 करके आवर में रख दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 184 डिवाइड बाई 60, तो ये आवर में आएगा 3.07 आवर। तो आप आवर डाल दो यहाँ पर नीचे, इसकी जगह पे आप आवर डाल दो तो आपका आंसर आवर में आ जाएगा। अगर सेकंड चाहिए तो 184 मिनट को इंटू 60 करो, 184 इंटू 60 करो
तो ये आ गया आपका 11040 सेकंड। तो अगर आप यहाँ पे मिनट की जगह पे सेकंड डालोगे तो आपका आंसर सेकंड में आ जाएगा। तो ये तो आप कर लोगे, राइट, आई एक्सपेक्ट कि आप ये कर लोगे। ओके, नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2? NO2 के प्रोडक्शन का रेट क्या है? तो बेटा अब ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, हम लिखेंगे यहाँ पे कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो बेटा अगर मुझे ये एवरेज रेट NO2 के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? NO2 प्रोडक्ट है, सो मैं लिखूंगा एवरेज रेट इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ NO2 बाई डेल्टा टी। क्योंकि प्रोडक्ट है प्लस रहेगा और कोफिशिएंट 4 है तो नीचे क्या रहेगा? 1/4 रहेगा। नाउ हैव यू गॉट द एवरेज रेट? यस, इट इज 6.8 इंटू 10⁻⁻4। यूनिट देख लेना, मोल पर लीटर पर मिनट है। दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटू डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ NO2। 4 ले लो ऊपर, बच्चा आंसर आ जाएगा आपका 6.8 इंटू 4, दिस इज 27.2 इंटू 10⁻⁻4। यूनिट क्या होगा बच्चा? मोल पर लीटर पर मिनट। दिस इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। देखो NO2 के चेंज होने का रेट, डेल्टा ऑफ NO2 बाई डेल्टा टी कितना आया? ये 27.2 इंटू 10⁻⁻4। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, फर्ज है हमारी सारे क्वेश्चन आपको करवाना, क्योंकि एक बार आप मेरे चैनल पे आओगे उसके बाद मैं आपको कहीं और जाने नहीं दूंगा। सब कुछ आपको यहीं मिलेगा, NCERT से रिलेटेड जो भी आपको चाहिए सब कुछ, है ना। चलो आगे देखते हैं बच्चे। व्हाट नेक्स्ट डू वी हैव इन अ स्टोर? सो नेक्स्ट अभी 2 इंटेक्स क्वेश्चन करने बेटा। आपको क्या कहा है देखो, फॉर द रिएक्शन R2P the concentration of reactant changes from 0.03 to 0.02 in 25 minutes. Calculate average rate, right, in both minute and second. मैं मिनट में फाइन करके बताऊंगा, सेकंड आप खुद कर लेना। सो बेटा रिएक्शन है सिंपली R2P, ये इंटेक्स क्वेश्चन है। सो एवरेज रेट विल बी इक्वल टू डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ R, क्योंकि रिएजेंट है आगे माइनस आएगा, कोएफिशिएंट कुछ दिख नहीं रहा है तो 1 ले लो, माइनस ऑफ। चलो कितना चेंज हुआ कॉन्सेंट्रेशन? 0.03 से 0.02 हो गया, तो चेंज क्या हुआ? 0.02 माइनस 0.03। कितने टाइम में हुआ बच्चा? 25 मिनट में। तो ये आंसर आ गया आपका 0.01/25, दैट इज 0.0004 प्लस हो जाएगा। यूनिट आएगा आपका मोल पर लीटर पर मिनट। अब आप 25 मिनट को इंटू 60 करके सेकंड में रख दो तो आपका आंसर सेकंड में भी आ जाएगा। तो योर आंसर इज 4 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर मिनट। तो ये आ गया बेटा आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, एकदम सिंपल सिंपल। पूरा चैप्टर ये मेरा फेवरेट है। चलो, इन सम रिएक्शन 2A गिव्स प्रोडक्ट। सो आपको दिया है 2A गिव्स सम प्रोडक्ट, concentration of A decreases from 0.5 to 0.4 in 10 minutes. Calculate rate during this interval. चलो एवरेज रेट A के फॉर्म में लिखना है डेल्टा A बाई डेल्टा टी, क्योंकि रिएजेंट है नेगेटिव, कोएफिशिएंट 2 है, आगे आएगा 1/2। समझ गए ना आप लोग ये? तो माइनस 1/2। चलो कितना चेंज हुआ? 0.5 से 0.4 हुआ, तो चेंज क्या हुआ? 0.4 माइनस 0.5। कितने टाइम में हुआ? 10 मिनट में, 10 मिनट में। तो आपका आंसर आ जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 0.1/20, that would be equal to 0.05, that is 0.005। यूनिट क्या होगा बेटा? ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया है मोल पर लीटर में और समय किस में दिया है? मिनट में। इसको खास ध्यान रखना, अदरवाइज द आंसर विल बी रॉन्ग। डन। ओके, अब इसमें ऐसा पूछा होगा कि भाई प्रोडक्ट के बनने का रेट क्या है, तो प्रोडक्ट के लिए अगर आपको लिखना है इसी के अंदर, तो एवरेज रेट प्रोडक्ट के लिए डायरेक्ट क्या लिखोगे? डेल्टा P बाई डेल्टा टी। प्रोडक्ट के आगे 1 है और प्रोडक्ट आता है प्लस में, तो ये रहा आपका एवरेज रेट। पुट इट हियर 0.005। तो प्रोडक्ट के बनने का रेट क्या होगा बच्चा? इसमें प्रोडक्ट के बनने का रेट होगा 0.005 मोल पर लीटर पर मिनट। पूछा नहीं है, बट अगर पूछा है तो आपको इस तरह से लिख देना है। बोलो आया क्वेश्चन समझ में? तो बेटा एवरेज रेट का मतलब है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम।
दैट्स सिंपली कॉल एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। चलिए अब बेटा आगे बढ़ते हैं कि ये रेट कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो बेटा मेनली रेट 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है कि आप जो रिएजेंट ले रहे हो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। दूसरा रेट डिपेंड करता है टेम्परेचर क्या है, और तीसरा रेट डिपेंड करता है कैटालिस्ट क्या है। तो 3 फैक्टर के ऊपर बच्चा रेट डिपेंड करता है। पहला रिएजेंट के कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर, और तीसरा और आखिरी डिपेंड करता है कैटालिस्ट के ऊपर। लेट्स सी दिस। The rate of reaction depends upon experimental conditions such as concentrations, temperatures and catalyst। सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि किस तरह से रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, राइट। तो अगर मान लीजिए बेटा कि आपको एक सिंपल सा रिएक्शन दिया है, सपोज A प्लस बी दैट गिव्स सम C प्लस D। तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा, स्पीड होगा, ये रेट या स्पीड डिपेंड करता है कि आपने ए और बी कितने लिए थे। इस पे डिपेंड करता है बेटा, ये रेट डिपेंड करता है कि आपने ये ए और बी का क्वांटिटी क्या लिया था। मतलब ये रेट होगा प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ ए एंड क्वांटिटी ऑफ बी। अब ए और बी किसी भी पावर में प्रोपोर्शनल हो सकते हैं, हम देखेंगे आगे। तो सपोज रेट आपको पता चला कि रिएजेंट ए के कॉन्सेंट्रेशन के एक्स पावर के प्रोपोर्शनल में है, और रेट आपका रिएक्शन का बी के कॉन्सेंट्रेशन के वाई पावर के प्रोपोर्शनल में है। अब ये प्रोपोर्शनल पावर कैसे पता चलेंगे बेटा, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है। तो अगर आपको ऐसा रेट लॉ बनाना है तो आपको एक एक्सपेरिमेंट का टेबल दिया होता है। मैं आपको बताऊंगा टेबल किस तरह से दिया होता है, किस तरह से पावर निकालना है। तो बेटा अब आप इसको हटा दोगे ना प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं के, ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाई। तो बेटा ये जो बना ना आपका, इसे कहते हैं रेट लॉ। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं रेट लॉ, राइट। तो हर एक रिएक्शन का अपना अपना रेट लॉ होता है। देखो बेटा रेट लॉ किसको रिलेट कर रहा है? रेट लॉ रिलेट कर रहा है रिएक्शन के रेट को, स्पीड को, रिएजेंट के कॉन्सेंट्रेशन के साथ। रेट लॉ किसको रिलेट कर रहा है? रेट और रिएजेंट के कॉन्सेंट्रेशंस को रिलेट कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ये जो इक्वेशन बना ना, इसे कहते हैं रेट लॉ। अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग रेट लॉ आपको दिए होते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज रेट लॉ? So rate law is the expression in which reaction rate is given in terms of molar concentration. Rate is given in terms of molar concentration of reactants. Rate is given in terms of concentration of reactants raised to some power, raised to some power, which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation. Suppose यहाँ पे इसके आगे स्मॉल है, इसके आगे स्मॉल बी है, तो ये आपके स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है। और रेट इक्वेशन का जो पावर है ए और बी का, वो ये कोएफिशिएंट जितना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे। ये कौन से रिएक्शन में ये स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट सीधा सीधा पावर बन जाते हैं, और कौन से रिएक्शन में वो पावर नहीं बनते। दैट इज व्हाट वी विल सी इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो बेटा रेट लॉ क्या है? रेट लॉ किसको रिलेट करता है? रेट को और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को, जिसको हम कुछ पावर के से रेज करेंगे। अंडरस्टूड? तो ये जो रिलेशन बना उसे क्या कहते हैं? रेट लॉ कहते हैं। चलो अब रेट लॉ के अंदर कौन कौन से टर्म्स है वो समझ लेते हैं बेटा। तो आपने ऐसा लिखा ना अभी रेट लॉ में कि रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स एंड बी रेस टू वाई। तो बेटा यहाँ पे समझ लेते हैं फटाफट, ए क्या है, बी क्या है, एक्स क्या है, राइट। तो ये ए और बी है बेटा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट्स। क्या है ये? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट्स। ये जो एक्स एंड वाई है पावर, उनको कहा जाता है ऑर्डर। क्या कहा जाता है बेटा? इसको ऑर्डर कहा जाता है। मतलब ये रिएक्शन ए के रिस्पेक्ट में एक्स ऑर्डर है और बी के रिस्पेक्ट में वाई ऑर्डर है। सपोज मान लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर ये ए का पावर 1 आया और बी का पावर 2 आया, तो ये रिएक्शन ए का पावर 1 है, मतलब ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। बी का पावर 2 है तो बी के रिस्पेक्ट में ये सेकंड ऑर्डर है। और ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा रिएक्शन का? ओवरऑल ऑर्डर n हो जाता है
सम ऑफ पावर ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स, ये जितने भी रिएक्टेंट है सबके पावर को प्लस करो, उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? तो जो पावर बनेंगे ऊपर वो ऑर्डर है। एग्जांपल देखते हैं, चलो। व्हाट इज दिस के? के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। के को कहा जाता है रेट कांस्टेंट, और इस के का यूनिट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। के का यूनिट होता है बच्चा मोल पर लीटर रेज टू 1 माइनस एन। एन क्या है? ऑर्डर। इनटू समय का कोई भी यूनिट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, आवर हो सकता है, उसका इनवर्स आएगा। इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि यूनिट क्या है? रेट कांस्टेंट के का मोल पर लीटर का 1 माइनस एन पावर। इसके आगे शायद यूनिट का एक स्लाइड ही होगा, तो वहां पे अपने सारे यूनिट्स लिखेंगे। मे बी डू वी हैव इट समवेयर? नो। चलो, तो मैं उसी स्लाइड के ऊपर सारे रेट्स के इक्वेशन लिख देता हूँ, ठीक है। तो बेटा अगर रिएक्शन में n इक्वल टू 0 है, कौन सा हो गया ये? जीरो ऑर्डर। तो बेटा उसमें k का यूनिट क्या आएगा? चलो यहाँ पे n, यहाँ पे 0 रख दो, तो क्या बच जाएगा? 1 माइनस 0 मतलब 1 बचेगा। तो उसका यूनिट होगा बेटा मोल पर लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ये किसका ऑर्डर हो गया? 0 का। 0 के लिए k का वैल्यू, k का यूनिट हो गया। अगर बच्चा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो k का यूनिट क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर पुट n इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, मतलब मोल पर लीटर का पावर 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? मात्र समय का इनवर्स। अभी अब से सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है। अगर बेटा ये सेकंड ऑर्डर है तो k का यूनिट क्या होगा? चलो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा? ये -1 हो जाएगा। 1 माइनस 2 दैट इज ऑब्वियसली -1। तो बेटा मोल का क्या पावर हो जाएगा? -1। सेकंड ऑलरेडी नीचे है, उसका वापस माइनस पावर लगाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो सेकंड पावर लीटर पावर हो जाएगा 1। लीटर कहाँ पर है बच्चा? नीचे है ना ऑलरेडी ये लीटर डिनोमिनेटर में। ऊपर आएगा तो ऑलरेडी -1 पावर होगा, और ये ब्रैकेट का भी -1 बनेगा सेकंड ऑर्डर में। सो -1 लीटर का पावर क्या हो जाएगा? +1। इन साथ में क्या होगा? सेकंड इनवर्स। सिमिलरली बेटा अगर n इक्वल टू 3 है, थर्ड ऑर्डर, बोलो k का यूनिट क्या बनेगा? तो ये 1 माइनस 3 दैट इज -2। तो मोल का पावर क्या होगा? -2। लीटर का पावर क्या होगा बच्चा? +2 इंटू सेकंड इनवर्स। राइट। तो आपको जब भी किसी रिएक्शन का ऑर्डर ना दिया हो बट k दिया हो, तो आपको ऑर्डर इनडायरेक्टली दिया होगा। k के यूनिट से आपको ऑर्डर पता चल जाएगा। आपका बेटा सारा ध्यान होना चाहिए सिर्फ किसके ऊपर? मोल के ऊपर। तो जब भी आपको k दिया हो, उसमें मोल का बच्चा जो भी पावर हो, मोल का, बाकी लीटर पीटर गया तेल ले रहे हैं, देखो लीटर पीटर से कोई मतलब नहीं, आप मोल का पावर चेक करो। ये जो मोल का पावर होगा ना बेटा x, ये और कुछ नहीं है। क्या है ये? 1 माइनस n है। मोल का पावर क्या है बच्चा? 1 माइनस x से वहां से आपको n मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको कराता हूं अभी इंटेक्स के अंदर इसके क्वेश्चन है। जुड़े रहना मेरे साथ, अपने सब कुछ बहुत बारीकी से सीखते हैं। ठीक है ना। अब देखो बेटा कुछ इक्वेशन दिए हैं और उसके ना रेट लॉ लिख के दे दिया है। ये एक्सपेरिमेंट से बने हैं, इसका कोई थियरी मेथड नहीं है बनाने का। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही बनाया जाने वाली चीज है। तो देखो बेटा इक्वेशन दिया है 2NO प्लस O2 दैट गिव्स यू 2NO2। तो उसका रेट का वैल्यू दे दिया है K इंटू NO कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर एंड O2 कॉन्सेंट्रेशन का 1 पावर। तो अब यहां देखो बेटा क्या हुआ, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 2 and 1 है। चलना वो बनना, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है बच्चा? 2 and 1। और यहाँ पे रेट के ऑर्डर भी क्या बने? 2 and 1 बने। ऐसा तभी होता है बच्चा जब रिएक्शन एलिमेंट्री हो। है सर क्या बोले? एलिमेंट्री का मतलब ऐसा रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए। तो जनरली वो एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर, जनरली हाँ, नॉट 100%, एलिमेंट्री रिएक्शन में ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आपके रहते हैं वही आपको ऑर्डर में भी देखने मिलते हैं, बट ओनली फॉर विच रिएक्शन? एलिमेंट्री। मतलब इस रिएक्शन का रेट NO का स्क्वायर होगा इंटू O2 का 1 पावर होगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ना चेक आउट दिस वन, क्लोरोफॉर्म प्लस क्लोरीन दैट गिव्स यू CCl4 प्लस HCl। इसका रेट इक्वेशन जब एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं तो क्लोरोफॉर्म का 1 पावर आता है और क्लोरीन का अंडर रूट आता है, हाफ पावर। अब देखो इसमें स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट तो 1 था और 1 था, बट यहाँ पे क्लोरीन का पावर तो हाफ आया एक्सपेरिमेंट से। मतलब ये रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है, ये एक्चुअली एक से ज्यादा स्टेप में होने वाली रिएक्शन होगी, आगे जाके देखेंगे। ठीक है। सिमिलरली बेटा ये जो एक इक्वेशन है आपका एस्टर का इक्वेशन है, ये एस्टर है COO ग्रुप प्लस वाटर। अब इसका जो रेट है वो एस्टर के 1 पावर पे डिपेंड कर रहा है
और पानी का पावर कितना है, 0 है, मतलब इसका रेट पानी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इस रिएक्शन का रेट सिर्फ इसके एक पावर पे डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो बेटा ये आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ना आपको पूछा जाता है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तीनों रेट इक्वेशन, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए रखा है ताकि आपके ध्यान में रहे। समझे बच्चे? ओके, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते। इक्वेशन याद रखना बेटा। हाँ, NO और O2 में सीधा NO का स्क्वायर, O2 का 1 पावर, क्लोरोफॉर्म का 1 पावर, क्लोरीन का हाफ पावर है, एंड यहाँ पे एस्टर का 1 पावर, पानी से इंडिपेंडेंट 0 पावर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए कुछ सिंटैक्स को एग्जाम्पल है। कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ पावर, इसका ऑर्डर क्या है हाफ, प्लस इसका ऑर्डर क्या है 3/2, क्या हो जाएगा ओवरऑल ऑर्डर 2। चले यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है 3/2, प्लस इसका ऑर्डर क्या है -1, तो ओवरऑल इस रिएक्शन का ऑर्डर हो गया हाफ। देखो ये आ गया बेटा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, मैं जो अभी आगे करवा दिया ना, तो के का यूनिट क्या होता है बच्चा, मैंने अभी करवाया आपको, के का यूनिट होता है आपका मोल पर लीटर रेज टू व्हाट 1 माइनस ऑर्डर इनटू सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स। चलो अब देखो बेटा इसका इंटेक्स क्वेश्चन। देखो रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप आर कॉल्ड विच रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, जो अपने आगे देखा ना वो NO वाला रिएक्शन। व्हेन अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन गिव्स अस द प्रोडक्ट, द रिएक्शन आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें सीक्वेंस है, बारी बारी से स्टेप्स हो रहे हैं, तो ऐसे को कहा जाता है, अपने कौन सा रिएक्शन कहते हैं, ऐसे को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। चलो आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। तो देखो बेटा मैंने आपको क्या बताया, आपका सारा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए, मोल के पावर पे होना चाहिए। अब पहले वाले में देखो बेटा मोल का पावर क्या है -1, तो मैंने आपको क्या बताया, जो मोल का पावर होता है वो और कुछ नहीं होता है, क्या होता है बच्चा 1 - n। तो मोल का पावर है -1, दैट इज 1 - n, तो n का वैल्यू कितना आ गया 2, मतलब ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है। अब सेकंड में देखो बेटा इसमें तो मोल है ही नहीं, मोल नहीं है, मतलब मोल का पावर क्या होगा 0 होगा, है ही नहीं ना मोल, तो 0 इक्वल टू व्हाट 1 - n। तो ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड वाला रिएक्शन। तो मैंने आपको क्या हिंट बताया बेटा, मैंने आपको बताया कि अगर मोल का पावर x है तो ये x और कुछ नहीं होगा, क्या होगा आपका 1 - n होगा, तो ऑर्डर वुड बी इक्वल टू 1 - x। तो इससे आपको MCQ में बहुत मदद मिलेगी, जिससे आप अलग अलग रेट के कॉन्स्टेंट्स निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? चलो now let's understand beta what is molecularity. Before that I need to have a little water, पानी पानी पी लो आप भी, थोड़ा सा ब्रेक ले लो। चलिए शुरू करते हैं बेटा, वापस आगे बढ़ते हैं। क्या है ये मोलेकुलरिटी बच्चा? मोलेकुलरिटी का मतलब है कि रिएक्शन के वक्त कितने पार्टिकल एक साथ टकरा के प्रोडक्ट बना, कितने पार्टिकल एक साथ टक्कर किए प्रोडक्ट बनाने के लिए, उतने पार्टिकल को कहा जाता है मोलेकुलरिटी। डेफिनेशन, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन which must collide simultaneously. Number of particle collide simultaneously, right, in order to bring about a chemical reaction is called molecularity, right। तो जितने पार्टिकल simultaneously टकराएंगे that's called molecularity। चलो बेटा पहला यूनिमोलेक्युलर, मतलब यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल, यूनि मतलब 1, मतलब यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल टूट के प्रोडक्ट बनाएगा। क्या होगा यहाँ पे, एक ही मॉलिक्यूल टूटेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एग्जांपल देखो बेटा, यहाँ पे NH4NO2 अमोनियम नाइट्रेट, एक ही मॉलिक्यूल है, टूटा कन्वर्ट हो गया N2 और वाटर में, राइट। तो ये हो गया यूनिमोलेक्युलर। नाउ व्हाट इज बाइमोलेक्युलर? बच्चा नाम में ही लिखा है, बाई मतलब दो मॉलिक्यूल एक साथ में टकरा के प्रोडक्ट बनाएंगे। देखो बेटा 2HI, मतलब HI के दो पार्टिकल आपस में टकरा रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं कौन सा, H2 + I2। तो क्योंकि दो पार्टिकल टकरा रहे हैं, ये हो गया आपका बाइमोलेकुलर रिएक्शन। समझ रहे हो ना, बड़ा सिंपल सा है। सिमिलरली व्हाट इज ट्राइमोलेकुलर? तो बेटा एक साथ कितने पार्टिकल टकराएंगे, 3 पार्टिकल। रिएक्शन देखो, NO के 2 पार्टिकल, O2 का 1 पार्टिकल, NO के 2 पार्टिकल,
और O2 का एक पार्टिकल, ये तीनों एक साथ में टकरा के प्रोडक्ट में क्या बनाएंगे, 2NO2। तो ये कैसा हो गया, ट्राइमोलेक्युलर। समझ आ रही है बात आपको, सिंपल है ना एकदम। नाउ मोर देन 3 मोलिकुलरिटी इज वेरी रेयर, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक साथ 5-6 पार्टिकल टकराए और प्रोडक्ट बनाए। तो जब बहुत सारे पार्टिकल होते हैं ना रिएक्शन के अंदर, तो वो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होता है, राइट। चेक करें यहाँ पे, द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 molecule can collide and react simultaneously is very small. Hence reaction with the molecularity 3 are very rare and slow to proceed, right। आगे देखो चलो। सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हैं बच्चा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग मोर देन 3 molecule इन द इक्वेशन मस्ट टेक प्लेस इन मोर देन 1 स्टेप। जैसे कि ध्यान से समझो, KClO3 का एक पार्टिकल है, FeSO4 के 6 पार्टिकल है। KClO3 का एक, FeSO4 के 6 एंड H2SO4 के 3। इतने पार्टिकल के बीच में रिएक्शन से बन रहा है KCl प्लस फेरस सल्फेट प्लस वाटर। काउंट तो करो, इसका मोलिकुलरिटी क्या बनेगा। इसके 3 पार्टिकल, इसके 6 पार्टिकल, 3 और 6 9, इसका एक और पार्टिकल 10 पार्टिकल है एक तरफ। क्या 10-10 पार्टिकल साथ में टकरा सकते हैं? आंसर इज नो। तो जब इसके मैकेनिज्म को चेक करते हैं तो ये एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन होता है, जहां पे दिस रिएक्शन विच अपीयर्स टू बी ऑफ 10th ऑर्डर इज एक्चुअली विच ऑर्डर रिएक्शन, 2nd ऑर्डर ओनली। तो ये रिएक्शन सच में खाली कौन सा ऑर्डर का है, 2nd ऑर्डर का ही है, 10th ऑर्डर नहीं है, ना इसका मोलिकुलरिटी 10 है, ये 2nd ऑर्डर रिएक्शन है, ध्यान रखना। ओके, दिस शोज दैट दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन सेवरल स्टेप। अब जब रिएक्शन बेटा बहुत सारे स्टेप्स में होता है तो बच्चा प्रोडक्ट डिसाइड करता है स्लोएस्ट स्टेप। आप समझो, आपको यहां से अगर अमेरिका जाना है, ठीक है, तो सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, अमेरिका के वीजा मिलना। क्योंकि अगर आपके पास वीजा आ गया हाथ में, उसके बाद तो धड़ा फ्लाइट पकड़ोगे, फ्लाइट पकड़ के यहाँ से यूएस से अपना काम खत्म करके वापस रिटर्न। बट ये पूरे प्रोसेस में सबसे स्लो स्टेप कौन सा है, यूएस का वीजा मिलना। तो वो वीजा कब मिलेगा ना, वो डिसाइड करेगा कि आप अमेरिका कब जाके आओगे, ना कि कोई और स्टेप। क्योंकि बाकी सारे स्टेप तो फटाफट हो ही जाने हैं, जिसमें टाइम लगता है जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है ना, वो डिसाइड करता है कि ओवरऑल रिएक्शन का रेट क्या होगा। तो ध्यान रहे बेटा ये बात, ठीक है। जब एक से ज्यादा स्टेप है तो स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हम स्लोएस्ट स्टेप को कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। चलो लेट्स सी द एग्जांपल। कंसीडर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड which is catalyzed by iodine in an alkaline medium। ओके, तो एक एग्जांपल आपको देखना है यहाँ पे। ओके, सो क्या करना है, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। बेटा तो अगर आप H2O2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हो तो H2O2 के 2 मोलेक्यूल डिकम्पोज होके बनाते हैं 2 मोलेक्यूल ऑफ वाटर प्लस ऑक्सीजन का 1 मोलेक्यूल। इसका कैटलिस्ट है I-। अब ये रिएक्शन एक्चुअली स्टेप वाइज होता है और इस रिएक्शन का पहला स्टेप होता है कि H2O2 I- के साथ जुड़ता है और यहां से ये बनता है एक H2O और एक बन जाएगा IO-। सेकेंड स्टेप के अंदर ये दूसरा H2O2 मॉलिक्यूल वो IO- के साथ जुड़ेगा, जिससे बनाएगा एक H2O, एक O2 और I- वापस अलग हो जाएगा। अब बेटा इस रिएक्शन में ये वाला स्टेप स्लो स्टेप है और रिएक्शन में ये जो बना है ना, यहाँ पे IO-, I तो कैटलिस्ट था ना, उसने एक ऑक्सीजन को लिया और IO- बनाया। इसको कहते हैं इंटरमीडिएट। क्या कहते हैं इसको कहते हैं इंटरमीडिएट। और क्योंकि ये रिएक्शन स्लो है तो रिएक्शन का रेट कौन डिसाइड करेगा, स्लो स्टेप डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा रिएक्शन का रेट, स्लो स्टेप डिसाइड करेगा। अंडरस्टूड। तो रिएक्शन का रेट इसके ऊपर डिपेंड होगा। तो अगर आप इस रिएक्शन का रेट लिखोगे ना बच्चा, तो योर रेट विल बी इक्वल टू K इंटू, चलो स्लो स्टेप में रिएजेंट कौन है बेटा, H2O2 है एक बार, और स्लो स्टेप में I- भी कितनी बार है बच्चा, एक बार है। तो ये रिएक्शन का रेट इक्वेशन ये बनेगा, H2O2 एक बार और I- एक बार, क्योंकि वो स्लो स्टेप है और उसकी मोलिकुलरिटी, स्लो स्टेप में जो मोलिकुलरिटी है वो डिसाइड करेगा रेट क्या है वो।
अंडरस्टूड। तो ये एक सिंपल एग्जांपल आपको दिया हुआ है जहाँ पे H2O2 पहले I माइनस के साथ जुड़ के H2O और IO माइनस बनाता है, जिसको कहा जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। वो इंटरमीडिएट वापस दूसरे H2O2 के पास जाके H2O, O2 और I माइनस वापस अलग हो जाता है, जो कि आपका कैटालिस्ट था। तो अगर आप इसका ओवरऑल रिएक्शन देखोगे बच्चा, तो ओवरऑल रिएक्शन में ये IO माइनस, वही कहाँ गया यार, ये ना मेरे को एक सेकंड में वापस लिख देता हूँ। चलिए, वापस लिखना पड़ा मुझे, टाइम बचा लिया आपका, मैंने वीडियो पॉज कर लिया था। तो अगर आप यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन देखोगे ना बेटा, तो IO माइनस भी उड़ जाएगा, I माइनस भी उड़ जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन में सिर्फ क्या रहेगा, 2 बार H2O2, जिससे मिलेगा आपको 2 बार H2O और 1 बार ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट और कैटालिस्ट दोनों ओवरऑल रिएक्शन में दिखते नहीं हैं। ठीक है बच्चा, तो क्या टॉपिक था ये, मोलेक्युलरिटी। कितने मॉलिक्यूल टक्कर करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर 1 से प्रोडक्ट बन गया तो यूनिक, 2 के बीच में टक्कर हुआ तो बाई, 3 के बीच में टक्कर हुआ तो ट्राई, और अगर 3 से ज़्यादा मोलेक्युलरिटी है तो वो पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल में वो रिएक्शन 1 से ज़्यादा स्टेप में होता है, और उसमें जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसका मोलेक्युलरिटी बनता है ओवरऑल ऑर्डर। स्लोवेस्ट स्टेप का मोलेक्युलरिटी क्या बनता है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बनता है। ठीक है, सो वी राइट हियर molecularity of slowest step is equal to order of overall reaction. चलो आगे बढ़ते हैं। Now what is the difference between order and molecularity? तो बेटा ऑर्डर क्या था, वो रेट इक्वेशन में जो पावर आ रहे थे वो। मोलेकुलरिटी क्या है, जितने पार्टिकल के बीच में टक्कर हो रहा है वो। चेक आउट क्विकली। सो ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, क्योंकि ऑर्डर जो पावर है वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही मिलते हैं। अब ये पावर 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, बट मोलेकुलरिटी, क्या मोलेकुलरिटी 0 हो सकता है? क्या मोलेकुलरिटी नॉन इंटीजर हो सकता है? नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 1.5 पार्टिकल के बीच में टक्कर होकर प्रोडक्ट बना? इट्स इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, चलो आगे। ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो ऑर्डर है वो आप एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप के रिएक्शन को भी अप्लाई कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को भी अप्लाई कर सकते हो, बट मोलेकुलरिटी वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल है। सो मोलेकुलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बहुत सारे रिएजेंट मोलेक्यूल साथ में टकराए पॉसिबल नहीं होता है, राइट। फॉर complex reaction order is given by the slowest step and molecularity of the slowest step is same as the order of overall reaction, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो, राइट। तो अगर बेटा जस्ट इन केस अगर आपको ऐसा दिया हो स्टेप 1 में कि A plus B that gives some C, let me call it 2 and 1, राइट, ये आपका फास्ट स्टेप है। देन अगर आपको ऐसा दिया हो कि C plus D that gives some E, ये आपका स्लो स्टेप है। सपोज यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, राइट, ये आपका स्लो स्टेप है। और आपको पूछा है व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बेटा ऑर्डर क्या होगा, मोलेकुलरिटी ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप। ऑर्डर इज मोलेकुलरिटी ऑफ द स्लोवेस्ट स्टेप। आप देखो भाई, स्लोवेस्ट स्टेप क्या मोलेकुलरिटी है, 3 and 2, मतलब ओवरऑल मोलेकुलरिटी क्या बना बेटा, स्लोवेस्ट स्टेप में C के 3 मोलेक्यूल है और D के 2 मोलेक्यूल है, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना बनेगा, इसका 5 बनेगा। तो रिएक्शन का ऑर्डर कौन डिसाइड करता है बच्चे मेरे, स्लोवेस्ट स्टेप रिएक्शन का ऑर्डर डिसाइड करते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक। चलो फटाफट 2 क्वेश्चन खत्म करेंगे, आज का लेक्चर भी यहाँ खत्म करेंगे। फॉर सम रिएक्शन द रेट लॉ इज गिवन। ओके, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या मामू जैसा सवाल पूछते हो, ऑर्डर क्या होता है, पावर 1 का हाफ है, 1 का 2 है, 3/2। नेक्स्ट, कन्वर्शन ऑफ मोलेक्यूल X to Y फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय सेकंड ऑर्डर बच्चा? सेकंड ऑर्डर का मतलब है रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू रिएजेंट X का कितना पावर, 2 पावर, दैट मीन्स द सेकंड ऑर्डर।
सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा, रेट प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन रेस टू 2। ऑर्डर का मतलब पावर, तो इसका रेट क्या है, प्रोपोर्शनल टू k इंटू एक्स रेस टू 2। अब कहा क्या है, इफ x इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये बहुत सिंपल है। चलो इसको अगर आप 3 टाइम्स कर दोगे, नाउ आपने x डैश कितना कर दिया, 3x कर दिया, तो नया जो आपका रेट होगा, रेट डैश k इंटू एक्स की जगह क्या लगा देंगे, 3x, क्या करना है उसका स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 आ गया बाहर, तो नया रेट कितना हो जाएगा बच्चा, 9 गुना हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, राइट? आई बात समझ में? एक ऐसा क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में बहुत मिलेगा। अगर मान लीजिएगा ऐसा आपको रेट इक्वेशन दिया है, रेट इक्वल टू सपोज k इंटू ए रेस टू 2 एंड b रेस टू 1। अगर मान लो हमने a को डबल कर दिया और b को हमने हाफ कर दिया, नया रेट क्या होगा? ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखो बहुत सिंपल, a को हमने हाफ कर दिया ना, a को डबल कर दिया, क्या पावर लगाना है, a का 2, b को हमने हाफ कर दिया, क्या पावर लगाना है उसका 1, ये 2 स्क्वायर 4/2, क्या बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, तो नया रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसके आगे 2 स्क्वायर 4 हो गया, इसके नीचे 2 हो गया, 4/2 आंसर इज 2, तो नया रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे बच्चा आपने शुरुआत कर ली है चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स की। 3 लेक्चर के अंदर हम ये पूरा केमिकल काइनेटिक्स सप्ताह देंगे और उसके बाद इसके एक्सरसाइज लेक्चर्स, बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है बच्चा, बट टिल देन लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए, नोट्स इसके अगर चाहो तो खुद से लिख लीजिए, या फिर रेडीमेड नोट्स तो मैंने आपको दिए ही है, लिंक से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिए जब चाहे जहाँ चाहे। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ की बात करेंगे, और फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस भी अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। तो बच्चा तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए।